नमस्कार ऑल ऑफ यू। जॉब गुरु विजय शर्मा के यूट्यूब चैनल पर मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम इलेक्ट्रिशियन थ्योरी स्टार्ट कर रहे हैं। जीरो से लेके फुल तक आप लोगों को मैं करवाऊंगा और वो चीज़ें हम लोग साथ में लेके चलेंगे जो कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछी जाती है। जैसे आप बात कर लेते हैं कि HSSC का आप लोगों ने एग्ज़ाम दिया। बहुत बच्चे थे जिनकी क्यूरीज आई मेरे पास कि सर HSSC ने ऐसे क्वेश्चन पूछे हैं जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड ज़्यादा थे, या अगर बात करें तो कोई और पेपर आप लोग देखते हो, UPPCL देख लो या कोई भी एग्ज़ाम आप लोग देखते हो, तो जहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं उन्हीं पे मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा। तो स्टार्ट करते हैं, आप जीरो से लेकर एंड तक चलेंगे कि भाई कितना क्या कुछ आप लोगों के एग्ज़ाम में कितना टफ पूछा जा सकता है, कितना सिंपल पूछा जा सकता है। तो इसी चीज़ पे बात करूँगा। सिंपल में आप लोगों को बता दूं कि सिंपल में ऐसी चीज़ें पूछी जाती है कि भाई प्रतिरोध को किस में मेजर करते हैं, ठीक है, या ये बोलते हैं कि धारा को किस में मेजर करते हैं, वोल्टेज को किस में मेजर करते हैं। ये क्वेश्चन आते हैं जो सिंपल में आते हैं। उसके बाद अगर डिफ़िकल्ट की अगर मैं बात करूं, जो बच्चे कम पढ़ना पसंद करते हैं, जिस चीज़ को जिसमें उनका इंटरेस्ट नहीं होता, जैसे IC वगैरह हो गया, ट्रांजिस्टर, डायोड, ट्रायोड, पेंटोड, इन चीज़ों के बारे में आप लोग कम पढ़ते हो, उनमें आपका इंटरेस्ट नहीं होता। लेकिन मैं आप लोगों को ये विश्वास दिलाता हूँ कि जो चीज़ मैं आप लोगों को करवाऊँगा उसमें आपको डेफिनेटली 100% वही चीज़ें आपको पेपर में मिलेगी और आपका डर मैं दूर कर दूंगा। तो आप लोग प्लीज़ मेरे साथ बने रहें और सारे वीडियोस जो आप लोग देखें। जैसे आज मैंने पहली क्लास स्टार्ट करी है, तो उसके बाद दूसरी, तीसरी, चौथी, जितनी भी क्लासें चली अपनी, महीने या 1.5 महीने, जब तक एग्ज़ाम ना हो जाए तब तक ये मैं कोर्स स्टार्ट करूँ। तो आप लोग उतना ही साथ दें जितना मैं आप लोगों को डेडिकेट होके पढ़ाऊँ, उतना ही डेडिकेशन के साथ आप लोग पढ़ें। तो स्टार्ट करते हैं। आज ये अपनी पहली क्लास है। पहली क्लास में आपको मैं बेसिक चीज़ें बता देता हूँ, जैसे करंट क्या होता है, वोल्टेज क्या होती है, रेजिस्टेंस क्या होता है, इन सारी चीज़ों के बारे में बताऊँगा। इसके अलावा ये बताऊँगा कि किस चीज़ में हम किसका इम्प्लीमेंट करेंगे, या किसका मात्रक क्या होता है, किसकी यूनिट क्या होती है, इन सारी चीज़ों के बारे में आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। तो प्लीज़ आप लोग बने रहें और एंड तक वीडियो देखें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। जॉब गुरु विजय शर्मा जो अपना यूट्यूब चैनल और फन टॉक्स विद विजय, जिस पे भी ये वीडियोज़ मैं अपलोड करूँगा, तो उसको आप लोग ज़रूर फेसबुक पर लाइक करें। चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। आपको मैं कुछ चीज़ें बता देता हूँ जो बेसिक नीड्स होती है इलेक्ट्रिकल की। आप स्टार्ट करते हैं। तो एक चीज़ आती है करंट, दूसरी चीज़ आती है वोल्टेज, करंट, वोल्टेज और प्रतिरोध, ठीक है। इन चीज़ों के बारे में आपको बेसिकली समझा देता हूँ। देखो, हर चीज़ का कुछ ना कुछ प्रतिरोध होगा, ठीक है। प्रतिरोध को डिनोट करते हैं आप R से, और इसको मेजर किस में करते हैं, ओम के अंदर, ठीक है। ओम इसका क्या होता है, मात्रक होता है। या इसको मेजर करते हैं आप ओम मीटर से कर लिया, व्हीटस्टोन ब्रिज से कर लिया। कैसे इसको यूज करते हैं, कैसे इसको मेजर करते हैं, ये सारी चीज़ आप लोगों को बताऊँगा। जैसे वोल्टेज के बारे में बता देता हूँ। वोल्टेज जो है इसका मात्रक है वोल्ट, वोल्टेज का मात्रक है वोल्ट। और अपने घरों में जैसे वोल्टेज की बात करता हूं, तो 2 टाइप की वोल्टेज हम लोग यूज़ करते हैं। एक करते हैं आप सिंगल फेज और दूसरी करते हैं आप 3 फेज। ये चीज़ें मैं आप लोगों के साथ बाद में डिस्कस करूंगा कि सिंगल फेज कौन सी है और 3 फेज कौन सी है। पहले आपको बता देता हूं कि जो आप घरों में यूज़ करते हैं वो सिंगल फेज होती है। हमारे जितने भी इंस्ट्रूमेंट बने होते हैं, जैसे फ्रिज हो गया, कूलर हो गया, टीवी हो गया, ये सारी की सारी चीज़ें क्या आती है, सिंगल फेज पे काम करती है। और सिंगल फेज वोल्टेज की जो सप्लाई रेटिंग होती है वो कितनी होती है, लगभग 230, 220, ये वोल्टेज जो होती है सिंगल में आती है। और यहीं पे 3 फेज के अंदर क्या हो गया, जो 400 प्लस हो गए, जैसे 440 वोल्टेज, ठीक है। तो 440 वोल्ट जो सप्लाई आती है वो 3 फेज में आती है। और 3 फेज का यूज़ हम लोग कहाँ पर करते हैं, कारखाना वगैरह जो होते हैं उनके अंदर हम लोग 3 फेज का यूज़ करते हैं। अब बात कर ले कि वोल्टेज को मेजर किस में करते हैं, वोल्टेज में। वोल्टेज जैसे 2 प्रकार की होगी, एक सिंगल फेज आ गई, एक 3 फेज आ गई। घरों में जो यूज़ होने वाली वोल्टेज है वो 220 या 230 वोल्ट पे अपने इंस्ट्रूमेंट बने होते हैं। और दूसरी चीज़ है कि 3 फेज। तो भैया 3 फेज कौन सी होती है, जो कारखाना वगैरह में यूज़ करते हैं, जैसे आटा की चक्की हो गई या कोई वेल्डिंग की दुकान होगी, तो वहाँ पर जो चीज़ आप यूज़ करते हैं, जिस वोल्टेज का हम लोग यूज़ करते हैं वो है 440 वोल्ट। या खेतों में जैसे अपने पानी लगाते हैं आप, ठीक है, तो खेतों में जो मोटरें लगी होती हैं वो किस टाइप की होती है, 3 फेज सप्लाई वाली वो मोटरें होती है, ठीक है। और घरों में जो पानी वाली मोटर होती है वो अपनी सिंगल फेज सप्लाई की होती है। ये चीज़ याद रखना है आप लोगों को। नेक्स्ट अभी बात करते हैं हम करंट के बारे में। तो करंट के बारे में आप लोगों को कुछ चीज़ बता दूं कि करंट का मात्रक क्या है, एम्पियर। करंट का मात्रक है भैया एम्पियर। और इसको मेजर किससे करते हैं, मेजर करते हैं एम्पियर मीटर से, ठीक है। एम्पियर मीटर से इसको क्या करते हैं, मेजर करते हैं, या इसको क्या बोलते हैं, एमीटर भी बोला जाता है। एम्पियर मीटर से इसको मेजर करते हैं। वोल्टेज या वोल्ट को किस में मेजर करते हैं, इसको करते हैं आप वोल्ट मीटर से, वोल्ट मीटर, ठीक है। और प्रतिरोध इसको किस में मेजर करते हैं, इसको आप एक तो व्हीटस्टोन से भी मेजर कर सकते हैं,
व्हीटस्टोन से भी आप प्रतिरोध माप सकते हैं कि भी किसी हिसाब से मापेंगे, या मल्टीमीटर जो होता है, अब आजकल क्या हो गया, सिंपल सी चीज़ होगी कि मल्टीमीटर से हम लोग इस चीज़ को यूज़ कर लेते हैं, या केल्विन मीटर, इससे भी हम लोग क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं प्रतिरोध को। ये सारी की सारी चीज़ें हैं जो करंट, वोल्टेज और प्रतिरोध है। अब प्रतिरोध के बारे में डिस्कस करूँगा, उससे पहले आपको लोगों को बता देता हूँ कि करंट की डेफिनेशंस क्या होती है। तो करंट के बारे में बता देता हूँ कि पहली परिभाषा लेके चलते हैं आप करंट की भी। करंट क्या होता है, ठीक है, तो करंट को बोलते हैं फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर करंट, यानी कि इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को क्या बोलते हैं, धारा बोलते हैं, या आवेश के प्रवाह को क्या बोला जाता है, धारा बोला जाता है। अब दूसरी चीज आती है कि वोल्टेज। वोल्टेज से पहले एक चीज और पढ़ते हैं आप, ईएमएफ, ठीक है, वोल्टेज जाएगी कैसे आगे उस चीज पे डिस्कस करेंगे। इससे पहले एक चीज के बारे में डिस्कस करते हैं आप, ईएमएफ। ईएमएफ क्या होता है, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, या हिंदी में बोलते हैं इसको विद्युत वाहक बल। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को क्या बोला जाता है, विद्युत वाहक बल। अब ये विद्युत वाहक बल कैसे करेगा, जैसे मान लो अपने तारों में लाइट जा रही है अपनी, तो काम कैसे करेगी कि जैसे मान लो ये मेरे क्या है भाई, इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन्स है, ये एक जगह पे खड़े हैं यहाँ पे, ये क्या करें, एक परमाणु है, परमाणु के चारों ओर क्या करें, इलेक्ट्रॉन्स जो है वो चक्कर लगा रहे हैं, चक्कर लगा नहीं रहे, अभी ये मानो कि एक जगह पे रुके पड़े हैं। अब करंट का बोला है कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को, लेकिन ये जो मेरे इलेक्ट्रॉन्स है ये क्या कर रहे हैं, खड़े हैं, अभी कहीं पर भी ये प्रवाह नहीं कर रहे। तो अब ईएमएफ क्या करेगा, इन इलेक्ट्रॉन्स को धक्का लगाएगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के लिए लगाया गया धक्का, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन क्या करे, एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करे, तो वो क्या कहलाता है, मेरा ईएमएफ, यानी कि विद्युत वाहक बल। समझ आ गई चीज़ कि विद्युत वाहक बल किसको बोलते हैं, कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करवाने के लिए हम जिस चीज़ का यूज करते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के लिए लगाया गया बल, जैसे ऐसे ये ऑटोमेटिकली तो नहीं जा पाएंगे, इसको क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन्स को धक्का लगाना पड़ेगा। जैसे मान लो आप लोग कहीं पे बैठे हो, या मान लो आप अपने घर पे बैठे हो, आप कमाने के लिए तब तक बाहर नहीं जाओगे जब तक आप पे प्रेशर नहीं पड़ेगा, और यही जो इलेक्ट्रॉन पे प्रेशर पड़ेगा उसको क्या बोलते हैं, ईएमएफ, यानी कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या विद्युत वाहक बल, इनको क्या है, बोला जाता है, ठीक है। और इसी के कारण जो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो गए, इसके कारण जो चीज़ बनेगी वो है मेरी वोल्ट, ठीक है, वोल्टेज के बारे में बता दिया। अब बात करें आप प्रतिरोध के बारे में, प्रतिरोध क्या चीज़ होती है, तो प्रतिरोध सिंपल सी चीज़ है, डस्टर देना सर। अभी हम बात करेंगे अपने प्रतिरोध के बारे में। हर चीज़ का कोई ना कोई प्रतिरोध होता है। जैसे अभी मैं काम कर रहा हूँ, ठीक है, जैसे ये मैं रफ कर रहा हूँ, और रफ करने में मुझे एकदम स्मूथली कोई चीज़ नहीं मिल रही, ठीक है, तो ये क्या है, प्रतिरोध है। जैसे मान लो कि करंट जा रहा है, एक तार में से मैंने क्या कर दिया भैया, करंट को मैंने फ्लो कर दिया। अभी ये मेरा जो करंट है वो, जैसे मान लो यहाँ से मैंने 1 एम्पियर करंट दिया, और ये मेरा तार है, और आगे चल के मुझे 0.9 एम्पियर करंट मिला है, ठीक है, 0.9 एम्पियर करंट मिला है, कि ये करंट कहीं ना कहीं मेरा क्या हुआ है, ड्रॉप हो गया। जितना करंट मैंने यहाँ पर जैसे तार के ए सिरे पर दिया था, उतना करंट मुझे तार के बी सिरे पे नहीं मिला। क्या कारण है भैया, इसका रीज़न है सीधा का सीधा प्रतिरोध। ये प्रतिरोध ही है जिसके कारण मैंने जितना करंट यहाँ पर दिया है ए पॉइंट पे, उतना करंट मुझे बी पॉइंट पे नहीं मिला। यानी कि इस तार का कुछ ना कुछ प्रतिरोध है। जैसे अपनी शरीर का भी कुछ ना कुछ प्रतिरोध होता है, अपनी भूमि जो ज़मीन है, ग्राउंड है, उसका भी कुछ ना कुछ प्रतिरोध होता है। तो इस चीज़ पे क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं कि चालकता के बारे में पूछा जाता है। चालकता क्या होती है, चालकता एक चीज़ है जो इलेक्ट्रॉन को प्रवाह होने में सुगमता प्रदान करती है, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मेरे आसानी से फ्लो हो जाए, उस चीज़ को क्या बोला है, चालकता बोला है, ठीक है। चालकता क्या होती है, चालकता और प्रतिरोध दोनों एक दूसरे के उल्टे होते हैं। यानी कि अगर किसी चीज़ का प्रतिरोध ज़्यादा होगा उसका मतलब है कि उसकी चालकता कम है। अगर किसी पदार्थ की या मटेरियल की अगर मैं बात करूँ उसकी चालकता ज़्यादा है तो इसका मतलब ये है कि उसका प्रतिरोध कम है। अब एक क्वेश्चन आता है, जैसे बता देता हूँ आपको क्वेश्चन किस हिसाब से पूछा जाता है। क्वेश्चन में ये पूछते हैं कि निम्न में से अच्छा चालक कौन सा है। अच्छा चालक, ठीक है। ऑप्शन दे दिया आपके सामने, सोना,
चांदी, तांबा और एल्यूमिनियम। ठीक है, ये 4 ऑप्शन दे दिए। अगर आप लोग ये सोचो कि भाई कुछ बच्चे हैं जो ये सोच रहे हैं कि भाई सोने की चालकता सबसे ज़्यादा होती है, ये बहुत महंगा होता है ये वो, तो ऐसा कुछ नहीं होता। चांदी जो है वो 1 नंबर पे है चालकता के मामले में। ठीक है, तांबा जो है वो चालकता के मामले में 2 नंबर पे है। 3 नंबर पे आता है सोना और 4 नंबर पे आता है मेरा एल्यूमिनियम। अगर चालकता के मामले में अगर मैं बात करूं तो 4 नंबर पे कौन सा आता है मेरा, एल्यूमिनियम आता है। चांदी सबसे अच्छा चालक है क्योंकि उसका रेजिस्टेंस बहुत कम होता है, लेकिन हम चांदी का यूज़ नहीं करते। आप लोगों को पता है कॉमनली हम लोग वायरिंग में किसका यूज़ करते हैं, एल्यूमिनियम के तार यूज़ करते हैं या तांबे के तार यूज़ करते हैं, जिसको अपन क्या बोलते हैं, कॉपर बोलते हैं। ठीक है, ये अपना सिल्वर हो गया और ये तो गोल्ड हो ही गया। गोल्ड तो बहुत एक महंगी धातु है जिसका यूज़ हम लोग कहीं पे नहीं करते, बहुत रेयर केस में करते हैं। जैसे अगर चांदी की बता देता हूँ मैं कि चांदी का यूज़ कहाँ पे करते हैं। बहुत बच्चे हैं जिनका क्वेश्चन आता है कि सर चांदी का यूज़ हम लोग कहाँ पे करते हैं। नॉर्मली तो आपने कहीं पे चांदी के तार नहीं देखे होंगे क्योंकि चांदी बहुत ज़्यादा महंगी है, लेकिन जो रिले वगैरह होती है उसके अंदर चांदी के तारों का यूज़ करा जाता है। और कॉपर के तारों के तो आप लोगों ने पता ही होगा, जैसे मोटर वगैरह होती है उनके अंदर जो वाइंडिंग होती है वो तांबे के तारों की होती है। अपने घरेलू जो फिटिंग होती है उसमें भी हम लोग तांबे के तार का यूज़ करते हैं। अब तांबे के तार का यूज़ क्यों करते हैं, क्योंकि एक तो तांबा इतना ज़्यादा महंगा नहीं है, ये नहीं कहता मैं महंगा नहीं है, लेकिन इतना ज़्यादा महंगा नहीं है। अगर एल्यूमिनियम की बात करूं तो इसमें क्या होगा, प्रतिरोध ज़्यादा होगा। अगर किसी चीज़ का प्रतिरोध ज़्यादा होगा तो उसकी वोल्टेज ड्रॉप भी ज़्यादा होगी। ठीक है, तो तांबा एक ऐसा मटेरियल है जिसका क्या होगा कि वोल्टेज ड्रॉप जिसमें कम होगी, क्योंकि ये क्या है कि कुछ ज़्यादा अच्छा चालक है। चांदी के मुकाबले कम है लेकिन अच्छा चालक है, तो तांबे का हम लोग इसी चीज़ में यूज़ करते हैं कि भाई ये चालक अच्छा भी है, वोल्टेज ड्रॉप भी कम करेगा। अब कुछ चीज़ आती है कि वोल्टेज ड्रॉप जो है वो मेरी किस चीज़ पे डिपेंड करती है। एक ये भी क्वेश्चन आता है कि भाई वोल्टेज ड्रॉप मेरी किस चीज़ पे डिपेंड करती है। अगर आप लोग ITI के स्टूडेंट हो अभी तो ये चीज़ आपको मैं डीपली करवाऊंगा, और अगर आप एक कम्पिटिटिव एग्जाम के स्टूडेंट हो तो फिर आपको इस चीज़ में डीपली करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप लोगों ने ये चीज़ पहले पढ़ रखी है। लेकिन वोल्टेज ड्रॉप के बारे में बता देता हूँ कि पदार्थ जो होता है उसका प्रतिरोध कुछ चीज़ों पे डिपेंड करता है। प्रतिरोध किन चीज़ों पे डिपेंड करता है, जैसे प्रतिरोध डिपेंड करता है एक तो पदार्थ की प्रकृति पर, पदार्थ की प्रकृति। अब पदार्थ की प्रकृति क्या होती है मेरे भाई, पदार्थ की प्रकृति होती है कि वो किस मटेरियल का बना है। प्रकृति का मतलब है कि मेरा जो पदार्थ है वो किस मटेरियल का बना है, जिसको आप किस चीज़ में बात करते हैं, प्रकृति को रो से लिख देते हैं। ये जो मैंने पी बनाया है ये पी नहीं है, ये है रो। ठीक है, दूसरी किस चीज़ पे डिपेंड करता है, दूसरा प्रतिरोध डिपेंड करता है लंबाई पर। लंबाई यानी कि एक चालक तार की लंबाई कितनी है, इस चीज़ पे भी वो चीज़ डिपेंड करती है कि अगर मान लो कि मैंने तार को लंबा कर दिया तो उसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा, इस चीज़ पे भी डिपेंड करता है। तीसरा है तार की मोटाई, मोटाई या क्रॉस सेक्शनल एरिया या इसको बोलते हैं कटाक्ष क्षेत्रफल। इस चीज़ पे भी ये चीज़ डिपेंड करती है कि भाई कौन कौन सी चीज़ है। इसको डिनोट करते हैं आप ए से और इसको करते हैं एल से। अगर प्रतिरोध का सीधा फॉर्मूला आ जाए, ओम के नियम की बात नहीं कर रहा मैं, ओम के नियम के अलावा भी बहुत चीज़ें होती है जो प्रतिरोध जिस पे डिपेंड करता है, तो अगर उसकी बात करूं तो ओम के नियम के अकॉर्डिंग तो अलग चीज़ होगी। जैसे ओम का नियम तो होता है R = V/I। ठीक है, ये चीज़ आप लोगों ने ITI में पहले पढ़ रखी है। दूसरी है कि प्रतिरोध किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए तो इसमें होगा R = ρL/A। अब इस फॉर्मूले पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं और ये मैं गारंटी भी ले सकता हूँ कि आप अगर कम्पिटिटिव एग्जाम दोगे तो इस फॉर्मूले पे आपसे क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। अब ये फॉर्मूला बोलता क्या है कि अगर एक पदार्थ क्या है कि अगर मान लो मैंने किसी तार की लेंथ को क्या कर दिया, डबल कर दिया। ठीक है, क्रॉस सेक्शनल एरिया को मैंने क्या रखा, सेम रखा बिल्कुल, यानी कि तार की मोटाई मैंने उतनी रखी, सिर्फ मैंने तार की लंबाई बढ़ा दी। लंबाई कैसे बढ़ाऊंगा, जैसे मान लो एक ये तार है मेरे पास और ये तार है, दोनों को मैंने क्या कर दिया, सोल्डरिंग करके दोनों को जोड़ दिया। उस कंडीशन में अगर मैं उसकी लंबाई बढ़ा देता हूँ तो प्रतिरोध भी मेरा क्या करेगा, बढ़ जाएगा। यानी कि अगर दूसरी भाषा में अगर मैं बात करूँ, सिंपल सी बात, तो जो मेरा प्रतिरोध होता है यानी कि R समानुपाती होगा एक तो रो के, ठीक है, जिसको मैंने क्या बोला है, प्रतिरोधकता भी बोलता हूँ इसको, या पदार्थ की प्रकृति भी बोल सकता हूँ। दूसरा किस चीज़ पे डिपेंड करता है, R मेरा समानुपाती होता है लंबाई के, कि अगर मैं लंबाई बढ़ाऊंगा तार की तो प्रतिरोध बढ़ जाएगा।
ठीक है। और अगर पदार्थ की प्रतिरोधकता भी बढ़ाऊंगा तो भी प्रतिरोध क्या करेगा, बढ़ जाएगा। तीसरी बात करते हैं कि R व्युत्क्रमानुपाती होता है 1/1 है। इसका मतलब क्या है कि अगर मैंने तार की मोटाई बढ़ा दी तो प्रतिरोध मेरा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब ये 3 फॉर्मूले बनते हैं जिन पे भी काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है और आपसे आगे भी कम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते रहेंगे। तो कैसी लगी ये आपको आज की क्लास, आप लोग ज़रूर बताएं। क्लास आगे भी चलेगी, अभी भी चलेगी, क्लास अभी ख़त्म नहीं कर रहा मैं, तो आप लोग बने रहें। लेकिन अपने जो कमेंट्स है वो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें, बताएं। पूरा कोर्स आप लोगों को मैं करवाऊं तो क्या आप लोग मेरे साथ यूं ही बने रहेंगे, ठीक है। चलिए अभी इस चीज़ पे तो आ गई बात अपनी कि भाई जो प्रतिरोध है वो किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है। जैसे ये क्वेश्चन है कि निम्न में से सबसे अच्छा चालक कौन सा है, तो सबसे अच्छा चालक है चांदी, दूसरा है तांबा, तीसरा है सोना और चौथे नंबर पे आता है एल्यूमिनियम, ठीक है। अब प्रतिरोधकता के बाद प्रतिरोध के बाद हम बात करते हैं प्रतिरोधकता, ठीक है। जो नाम अभी मैंने लिया है प्रतिरोधकता, या इसको बोलते हैं इंग्लिश में रजिस्टिविटी। रजिस्टिविटी को क्या बोलते हैं, प्रतिरोधकता, और इसको डिनोट करते हैं अपन रो से, इसको बोलते हैं रो, ठीक है, प्रतिरोधकता। अब प्रतिरोधकता किस चीज़ पे डिपेंड करता है, एक सेम ऐसा ही क्वेश्चन आता है जैसे एक क्वेश्चन आया कि पदार्थ का प्रतिरोध यानी कि रेजिस्टेंस किस चीज़ पे डिपेंड करता है। तो रेजिस्टेंस करता है 3 चीज़ों पे डिपेंड, कौन कौन से भाई, पदार्थ की प्रकृति पे, पदार्थ की लंबाई पे और पदार्थ की मोटाई पे। वहीं पर अगर आप लोगों से पूछ ले कि भाई प्रतिरोधकता जो है वो किस किस चीज़ पे डिपेंड करती है, तो फॉर्मूला सेम यही बनेगा कि रो इक्वल टू RA/L, ठीक है। इस फॉर्मूले से निकाला है कि आप अगर रो निकालेंगे, जैसे मान लो R इक्वल टू ρL/A, ये आप लोगों ने याद कर लिया। अब आपको क्या निकालना है, रो निकालना है। तो अब आप लोग क्या कर दो, इसको तिरछा गुणा कर दो, यानी कि RA इक्वल टू ρL आ गया, या रो इक्वल टू क्या आ गया, RA/, मैंने ρL/A आ गया। अब इसमें रो क्या था, जैसे रो है, मान लो कि इसको बोल सकते हैं आप मटेरियल यानी कि पदार्थ की प्रकृति बोल सकते हैं आप रो, या इसको क्या बोलते हैं, वैसे तो इसको बोलते हैं प्रतिरोधकता, ठीक है। वैसे तो इस चीज़ को बोलते हैं प्रतिरोधकता या रजिस्टिविटी, ठीक है, इसको बोलते हैं रजिस्टिविटी, जिसको अपन डिनोट करते हैं रो से, ठीक है। प्रतिरोधकता के अलावा अब बात करते हैं कि L क्या है, पदार्थ की लंबाई, यानी कि जो तार हम यूज़ कर रहे हैं जिसको, इसकी क्या है, पदार्थ की लंबाई। पदार्थ की लंबाई क्या है, L है। A क्या है, A है क्रॉस सेक्शनल एरिया, या इसको बोलते हैं हिंदी में कटाक्ष क्षेत्रफल, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीज़ें किस पे डिपेंड करती है, प्रतिरोध पे डिपेंड करता है। जैसे मान लो अभी अपन बात कर लेते हैं कि R किस चीज़ पे डिपेंड करता है, तो R सीधा समानुपाती होता है प्रतिरोधकता के। अगर किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता यानी कि उसकी प्रतिरोधकता या रजिस्टिविटी ज़्यादा है तो प्रतिरोध क्या है, ऑटोमेटिकली ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। दूसरी चीज़ के बारे में बात करते हैं। दूसरी चीज़ है कि R समानुपाती L, यानी कि अगर किसी तार की लंबाई में बढ़ा दूं, जैसे ये मेरे पास तार है और इसकी लंबाई मैंने क्या कर दी, डबल कर दी, ठीक है। तो उस कंडीशन में भी प्रतिरोध क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। तीसरी चीज़ आती है कि R व्युत्क्रमानुपाती होता है 1/1 है। अगर मान लो किसी तार की लंबाई मैंने उतनी ही रखी और उसकी मोटाई को क्या कर दिया, डबल कर दिया, तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा, जस्ट आधा हो जाएगा। इस चीज़ पे भी डिपेंड करता है। ये सारी की सारी चीज़ें किस चीज़ पे डिपेंड करती है, मेरी प्रतिरोध पे। अब कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ है जिसके बारे में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा। जैसे आप लोगों को पता है कि एक क्वेश्चन आता है धारा और इलेक्ट्रॉन पे क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, या इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन पे कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। अब आपको ये चीज़ समझनी है कि भाई प्रोटॉन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, न्यूट्रॉन क्या होता है। उससे पहले आपको कुछ चीज़ समझनी पड़ेगी जिस पे हम बात करते हैं, जिसको बोलते हैं अपन पदार्थ या मैटर, ठीक है। इस चीज़ को बोलते हैं अपन मैटर। अब मैटर क्या होता है, देखो पदार्थ की 3 अवस्थाएँ होती है। पहली अवस्था होती है ठोस, दूसरी अवस्था होती है द्रव और तीसरी अवस्था होती है गैस। पदार्थ 3 अवस्थाओं में पाया जाता है, ठीक है। और पदार्थ किसको बोलते हैं, जो स्थान घेरता हो, जिसका कोई भार हो, जिसका कोई आकार हो, वो क्या कहलाता है, पदार्थ कहलाता है। अब इसमें एक चीज़ सोची होगी आप लोगों ने कि भी द्रव का तो कोई आकार नहीं होता,
पानी है उसको किसी पात्र में अपन डाल देते हैं तो उसी का आकार ले लेता है। गैस जो होती है उसका केवल भार तो होता है लेकिन उसका कोई आयतन नहीं होता। अगर उसको अपन गैस को खुला छोड़ दें वातावरण में तो वो कहीं भी उड़ के चली जाती है, ठीक है। तो ये चीज़ क्या होती है कि आती है पदार्थ के अंडर में है। पदार्थ की 3 अलग अलग टाइप से प्रकृति होती है, जैसे ठोस हो गया, द्रव हो गया, गैस हो गया। अब ठोस के बारे में बात करें तो जिसका कोई निश्चित आकार हो, जिसका निश्चित आकार हो, भार हो और आयतन हो, ठीक है। तो ये चीज़ क्या कहलाती है, मेरी ठोस के अंडर में आती है। अब दूसरा क्या है, जिसका कोई निश्चित भार और आयतन तो हो लेकिन जिसका कोई आकार ना हो, जिसका भार और आयतन तो हो, ठीक है, जिसका भार और आयतन तो हो लेकिन आकार ना हो, वो क्या कहलाता है, मेरा द्रव कहलाता है। एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं, जैसे पानी, ठीक है, ऑयल ले लिया, ठीक है। ये सारी की सारी चीज़ किसमें आती है, द्रव में आती है। इसका एग्जाम्पल आप लोग लेते हो तो इसका एग्जाम्पल ले लिया, जैसे लकड़ी होगी, लोहे का कोई टुकड़ा हो गया, ये सारी की सारी चीज़ किस में आती है, ठोस में आती है। नेक्स्ट अभी बात करते हैं गैस में। तो गैस का क्या हो, जिसका निश्चित भार तो हो, भार होता है परंतु आयतन और आकार नहीं होता, आयतन और आकार नहीं होता, तो वो चीज़ क्या कहलाती है भैया, मेरी गैस कहलाती है। गैस का एग्जाम्पल आप लोगों को पता ही है, हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, कोई सी भी गैस ले लो आप लोग, हीलियम ले लो, कार्बन डाइऑक्साइड ले लो, जैसे मान लो CO2 गैस होगी अपनी। तो ये क्या होती है, उनका भार तो होता है, जैसे सिलेंडर देखा है आप लोगों ने कि भाई ये सिलेंडर जो है 14.2 kg का है, इस हिसाब से तो मतलब उसका वेट है लेकिन उसका आयतन नहीं है, उसका कोई आकार नहीं है। जिस सिलेंडर में डाल दिया, जैसे छोटे में डाल दिया तो छोटे सिलेंडर का आकार उसने ले लिया, अगर उसको बड़े सिलेंडर में डाल दिया तो बड़े सिलेंडर का उसने आकार ले लिया, अगर मान लो उसको खुला छोड़ दिया तो वो आसमान में पता नहीं कहाँ पे चली जाती है, ठीक है, फैल जाती है सारी जगह पे। तो ये चीज़ है, तो वो क्या क्या कहलाती है, मेरी गैस कहलाती है। अब आपको पता चल गया ठोस, द्रव और गैस ये किस में आते हैं, पदार्थ में आते हैं। अब ये पदार्थ किन चीज़ों से मिलके बना होता है, तो पदार्थ के बारे में बता दूं कि पदार्थ मिलके बना होता है अणुओं से, अणुओं से, यानी कि लकड़ी में भी छोटे छोटे अणु होते हैं। अब ये अणु किससे मिलके बने होते हैं, परमाणु से, ठीक है। और अब ये जो परमाणु होता है ये किन चीज़ों से मिलके बना होता है, तो परमाणु 3 चीज़ों से मिलके बना होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है। यानी कि परमाणु बहुत छोटी चीज़ है लेकिन परमाणु से भी छोटी चीज़ है ये तीनों, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब इन पे एक क्वेश्चन आता है कि भाई इलेक्ट्रॉन पर कौन सा चार्ज होता है, प्रोटॉन पे कौन सा चार्ज होता है और न्यूट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है। तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है ऋणात्मक, ऋणात्मक या नेगेटिव, प्रोटॉन पे होता है पॉजिटिव, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन पर क्या होता है, किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं होता, या ये क्या होता है, आवेश रहित, आवेश रहित, यानी कि बिना किसी चार्ज का होता है मेरा न्यूट्रॉन, ठीक है। अब इस पे क्वेश्चन आता है। अब एक क्वेश्चन और आता है करंट वोल्टेज के अंदर में, अगर मैं बात करूँ, जैसे मैंने आपको बताया कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर करंट, यानी कि इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को क्या बोला जाता है, धारा बोला जाता है, या आवेश के प्रवाह को क्या बोला जाता है, करंट बोला जाता है। अब ये क्वेश्चन आता है कि एक क्वेश्चन की इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन क्या होती है, दूसरा क्वेश्चन आता है कि भाई इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन तो हम लोगों ने पढ़ ली, इसके अलावा धारा की डायरेक्शन क्या होती है। ये क्वेश्चन कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है। तो इलेक्ट्रॉन जो चलता है वो मेरा चलता है नेगेटिव टू पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन चलता है नेगेटिव टू पॉजिटिव, ठीक है। लेकिन मेरी जो करंट है या जो धारा है वो चलती है हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के साथ स्टार्ट कर रहा हूँ, तो ये चीज़ आप लोगों को मैं आशा करता हूँ कि पक्का कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कहीं ना कहीं ज़रूर आप लोगों को मिलेगी। तो आप लोग भी इस चीज़ को देखें, समझें अच्छे से, और आपके आगे जो भी क्यूरीज हो, डाउट्स हो, आप लोग मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। एक जो पूरा चैप्टर जिसको मैं स्किप करता आया था,
और अब की बार इसको मैं स्किप नहीं करूँगा, क्योंकि उस पेपर में, उस चैप्टर में से काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसे सेफ्टी वाला जो क्वेश्चन है, ठीक है, जैसे मान लो अग्नि की कितने प्रकार की होती है, कैसे उनको बुझाया जाता है, कौन से इंस्ट्रूमेंट में कौन सी गैस डालते हैं, कौन सी आग को बुझाने के लिए किसका यूज़ करते हैं, ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इस पे मैं आप लोगों को एक PDF प्रोवाइड करवाऊंगा, तो आप लोग मेरे टेलीग्राम ग्रुप के साथ जुड़ जाएं, जिसका लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और वीडियो आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और प्लीज़ आप लोग मुझे बताएं कि किस चीज़ की स्टडी आप लोग कर रहे हैं, जिसकी तैयारी मैं आप लोगों को करवाऊँ, उसके पेपर में एनालिसिस करूँ और उसके अकॉर्डिंग मैं आप लोगों को सारी की सारी चीज़ें बताऊं। अगर आपके पास कोई पेपर वगैरह पड़े हो तो मैं जो टेलीग्राम ग्रुप का आपका लिंक दूंगा, उसमें आप लोग पेपर ज़रूर शेयर करें, उनको एनालिसिस करके उसी बेस की थ्योरी में आप लोगों को पढ़ाऊंगा, जीरो से लेके एंड तक मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा, जिसमें आप लोगों को फ़ायदा मिले। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।